स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। कल हम लोग पढ़े हिस्ट्री का क्लास 6 का हिस्ट्री चैप्टर 1 पार्ट 1। आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे क्योंकि चैप्टर 1 बहुत लंबा है तो एक दिन में कवर नहीं हो पाया, तो हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। पार्ट 1 कल हम लोग पढ़े, पार्ट 1 आज पढ़ेंगे। तो इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके हम लोग एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे क्लास 6 का हिस्ट्री का, ठीक है, जो हमारे बीपीएससी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बीपीएससी तैयारी 4th 5th के लिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अतीत के बारे में कैसे जाने, ठीक है, यानी क्या कहते हैं अतीत, जो हमारा बीता हुआ वक्त है, बीता हुआ जो समय है, उसके बारे में हम कैसे जानेंगे, ठीक है। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है, ठीक है। पांडुलिपि किसे कहेंगे? ये जो पुस्तक है ये हाथ से लिखी होने के कारण ये पांडुलिपि कहलाता है। अंग्रेजी में इसे पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन भाषा शब्द मैनु, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्राय तारपत्रों तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाली भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती है। तो पांडुलिपि जो होता है ये हाथ से लिखी होती है और ये जो है एक पुस्तक की तरह होता है। और पांडुलिपि जो है वो अंग्रेजी में जो है मैन्युस्क्रिप्ट शब्द से बना है और लैटिन शब्द जो मैनु, जिसका अर्थ हाथ होता है, से लिया गया है। और ये पांडुलिपि किस पर लिखा जाता था? तो हिमालय के क्षेत्र में उगने वाली भुर्ज नामक पेड़ की छाल से जो है एक विशेष तरीके से तैयार किया जाता था और तारपत्र में, ठीक है, ये ध्यान रखनी है हमें। तो हम लोग पढ़ेंगे यह पांडुलिपियाँ लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए तार के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्से को एक साथ बांध दिया जाता था। भोज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो, यानी नीचे हम लोग अभी देखेंगे। ये हमारा पांडुलिपि है, ठीक है। इस तरह से जो है ये पांडुलिपि है, लिखा हुआ हाथ से लिखा हुआ है ये, और ये जो है ये तारपत्र में लिखा गया है हाथ से। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? पांडुलिपि, पांडुलिपि बोलते हैं। ये बातें हमें ध्यान रखनी है। इतने वर्षों में से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया, यानी हमें बता रहा है क्या इतने साल हुए, इतने वर्ष हो गए, तो पांडुलिपि कई ऐसे पांडुलिपि थे जिसे कीड़ों ने खाया, कुछ को नष्ट कर दी गई, और फिर ऐसे भी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। कितने को कीड़ों ने खा लिया, कितने को नष्ट कर दिया गया और कितने आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियाँ मंदिरों विहारों में प्राप्त होती है। अगर हमें सवाल पूछे पांडुलिपियाँ कहाँ पाई जाती है या कहाँ से प्राप्त होती है, तो ये मंदिर और विहार में। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों और विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं जबकि प्राकृत और तमिल भी है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे, ठीक है। तो कहने का मतलब है पांडुलिपि जो है, कितने पांडुलिपि थे जो उन्हें कीड़ा खा लिया, कितने ही नष्ट कर दिए गए और कितने ही पांडुलिपियाँ आज बची हुई है। तो ये पांडुलिपियाँ जो है हमें मंदिरों से और विहारों में प्राप्त होती है। और ये पांडुलिपियों में जो है अक्सर क्या उसमें क्या कहते हैं मिलते हैं, तो धार्मिक मान्यताएं मिलती है, व्यवहार मिलते हैं,
तो दोस्तों, हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अभिलेख तो क्या होता है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु, किस पर? धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर, यानी कठोर ऐसा चीज जिस पे कठोर वाला सतह हो, उस पर उत्कीर्ण किए जाते थे। कभी कभी शासक, कभी कभी जो है शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को, किसको? अपने ऑर्डर्स को तथा इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं। अब एक अभिलेख है जिसमें राजा शासक अपना अपना जो है आदेशों को उस पे क्या कहते हैं, छपवाते थे, लिखवाते थे, जिसे लोग जो है पढ़ सके, देख सके और उसका पालन कर सके। अभिलेख भी मिलते हैं, उनमें राजाओं और रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए। अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगी, यानी क्लास 8th में जो है ये अशोक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपि अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा लिखते हैं तब एक भाषा के ज़रिए बोलते हैं। ठीक है, ये एक क्या है? अभिलेख है। ये क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी? ये बात आप लोग कमेंट में बताओगे। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी, प्रयोग में लाई जाती थी। यानी कहने का मतलब कई ऐसी वस्तुएं थी जो अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति जो है वो पुरातत्वविद कहलाता है। ठीक है, कहने का मतलब है पुरातत्वविद जो है वो ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करता है जो कई वस्तुएं जो अतीत में बनी हो और प्रयोग में लाई जाती है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, कहने का मतलब है पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का जो है वो अध्ययन करते हैं पुरातत्वविद। उसे ही हम लोग जो है पुरातत्वविद कहते हैं। वे औजारों, हथियारों और बर्तनों और आभूषणों का भी अध्ययन करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। शोध के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। यानी स्रोत की प्राप्ति होने के बाद जो है अतीत के बारे में पढ़ना और भी मज़ेदार हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम जो धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। पुनर्निर्माण मतलब मन में जो है उसके बारे में ख्यालात उत्पन्न करते हैं, क्या अतीत में क्या क्या हुआ होगा उसके बारे में सोचते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है जो पुरातत्वविद है और इतिहासकार है, ये जासूसों की तरह है जो सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। क्या ये पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए जो है इतिहासकार स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। तो अब हमें समझ में आ गया क्या स्रोत क्या है। तो क्या है? पांडुलिपि है, अभिलेख है और क्या कहते हैं जो है पुरानी चीज़ें हैं,
जो बहुधा जैसे कपड़ों के अवशेष, ये भी जो है स्रोत ही है। तो ये क्या है, क्या स्रोत है, क्या स्रोत है, ये अतीत को जानने का स्रोत। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अतीत एक अतीत एक या अनेक, कहने का मतलब है, क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया। शीर्षक मतलब आप लोग को तो पता ही होगा, शीर्षक कहते हैं जब हम लोग चैप्टर शुरू किए थे, क्या, कब, कहाँ और कैसे। यहाँ अतीत अतीत जो है शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ये अतीत जो है बहुवचन के रूप में प्रयोग किया गया है। ऐसा ये तथ्य जो फैक्ट है, अभी हम आगे देखेंगे। तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत का अलग अलग मायने थे। यानी अलग अलग समूह के जो है लोग के लिए जो है अतीत का जो है अलग अलग मायने था। ठीक है, ये ध्यान रखिए। उदाहरण के लिए, अब जैसे पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। कहने का मतलब है क्या, पशुपालक का जीवन और कृषकों का जीवन जो है राजाओं और रानियों के जीवन से जो है तथा व्यापारियों का जीवन तथा शिल्पकारों के जीवन से बहुत अलग अलग था। ठीक है, भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, जैसे कि आज भी हम लोग देखते हैं, सबके ज़िंदगी में अलग अलग क्या कहते हैं, रहन सहन अलग है, खान पान अलग है, तो सबका ज़िंदगी अलग अलग है। उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। ठीक है, जिस तरह आज हम लोग देखते हैं हमारा व्यवहार अलग होता है, खान पान अलग होता है, रीति रिवाज अलग होता है, पालन पोषण अलग होता है, रहन सहन अलग होता है, तो उसी तरह उस टाइम भी तो क्या कहते हैं, या अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए, अब लोग हम फिर उदाहरण के लिए, आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग, अंडमान द्वीप जो है हम लोग का, कि जो है अधिकांश लोग, उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, क्या कहते हैं, मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा करते हैं। कहाँ के लोग, अंडमान निकोबार के लोग जो है, अधिकांश लोग का जो है क्या है, वहाँ पे मछली पकड़कर और शिकार करके और फूल फल जो है संग्रह करके अपना जीवन यापन करते हैं। इसके विपरीत यानी शहरों में, यानी इसका उल्टा, जो शहर में रहने वाले लोग हैं, उन लोग खाद्य आपूर्ति के लिए, यानी अपना खान पान जो है कहाँ से आपूर्ति करते हैं, तो अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। जैसे शहर के लोग जो है गांव के लोगों पर निर्भर रहते हैं, जो खेती करते हैं, जो साग सब्जियां उगाते हैं, कि की तरह भेद अतीत में भी विद्यमान। इसके अतिरिक्त, कहने का मतलब है, इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, और एक तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। कहने का मतलब है, ये जो शासक हुआ करते थे उस टाइम, शासक यानी जो देश को चलाते थे, राज्य को चलाते थे, विजयों का लेखा जोखा, जब वो मतलब कोई युद्ध करते थे, जब वो उस युद्ध को जीत लेते थे, तो उसका लेखा जोखा रखा करते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी, तो विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। ठीक है, आजकल हम लोग जो क्या कहते हैं, जितने भी शासकों के बारे में, जितने राजाओं के बारे में, जितने महाराजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं या जानकारी हासिल करते हैं, तो वो सब खुद लिखवाते थे, अपना लेखा जोखा रखते थे। ठीक है, इसलिए उसके बारे में आसानी से जानकारी हासिल हो जाती है, जबकि आम इंसान के बारे में ज़्यादा पता नहीं चलता है। जबकि जैसे शिकारी, मछुआरे,
संग्राहक, कृषक तथा पशुपालक जैसे आम आदमी। ठीक है, आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। ठीक है, ये सही बात है। आम आदमी को लेखा जोखा से कोई लेना देना नहीं था। उसे क्या पता क्या आज हम कुछ लिखेंगे तो कल को किसी को जानना भी है। पुरातत्व की सहायता से, ठीक है, हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। पुरातत्व का मतलब हो गया जैसे मिट्टी, पकी हुई मिट्टी का बर्तन हो गया। ठीक है, और उसके बाद क्या कहते हैं, बहुत ऐसी चीज़ है पुरातत्व से रिलेटेड जो हम उसकी सहायता से आम जो लोग थे, आम लोगों के जीवन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं मिली है। ठीक है, कुछ जान तिथियों का मतलब, तिथियों यानी डेट्स। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। कहने का मतलब है वर्ष की गणना जो है ईसाई धर्म प्रवर्तक कौन, ईसा मसीह के जन्म जो था उसकी तिथि से की जाती है। ठीक है, अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। इससे ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व यानी ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। इस ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा से पहले के रूप में की जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथि का उल्लेख करेंगे। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की जो सभी तिथियां हैं तो ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। और जो है इस पुस्तक में जो है हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथि का उल्लेख करेंगे। ये कहता है एनसीईआरटी। ठीक है।